क्या मतलब है आपका इंटरनल पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर से? वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, सारे के सारे इंटरनल वाले, ठीक है, एक्सटर्नल वाले नहीं। तो हमारे लिए क्या बहुत हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग इंटरनल वालों को कैलकुलेट कर पाए, उसके बाद तो कितने भी एरो लगे हो सब कुछ सीरीज पैरेलल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल वाला कैलकुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 बार कैलकुलेशन ना करना पड़े मुझको, है ना, 3 बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, 3 बार मतलब कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए, इस कारण मैं यहाँ पे जनरलाइज्ड मॉडल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं जनरलाइज्ड मॉडल ड्रॉ करता हूँ, मतलब वहां पे मैं कहीं पे भी HIE नहीं लिखने वाला हूँ, मैं HFE, मैं HRC ऐसा नहीं लिखने वाला हूँ, मैं HI ही लिखूंगा, मैं HR ही लिखूंगा, मैं HF ही लिखूंगा, ठीक है। तो एक जनरलाइज्ड मॉडल ड्रॉ करता हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर का। ये हो गया मेरे लिए HI, क्या लिखा इसको मैं HI, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए I1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे लिए V1, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए I2, ये हो जाएगा मेरे लिए V2। मैं क्या किया, अपने सारे पोर्ट वोल्टेज और पोर्ट करंट को मैं ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सारे पहले क्या है पोर्ट वोल्टेज और पोर्ट करंट है, ठीक। इसको मैं क्या लिखने वाला हूं आपके लिए HR, बोलो V2, ठीक। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए HFI1, इसको क्या लिखूंगा HO की 1/HO, HO लिखूंगा, क्लियर। तो क्या किया मैं यहाँ पे अपने लिए जनरलाइज्ड मॉडल ड्रॉ कर लिया अपने ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का मॉडल है, इसमें कहीं पे भी सोर्स और लोड इन्वॉल्व नहीं है। ये किसके लिए कौन सा मॉडल है मेरा? ट्रांजिस्टर का मॉडल है ना, यहाँ पे सोर्स और लोड इन्वॉल्व नहीं। तो ये क्या है मेरे लिए सिंपल एक ट्रांजिस्टर है, ये क्या है मेरे लिए एक सिंपल ट्रांजिस्टर है जिसका एक टर्मिनल ग्राउंडेड है। अभी तक जो मैं इतना 2 दिन से पढ़ रहा था वो सिर्फ इसलिए पढ़ा था ताकि मैं ये फिगर ड्रॉ कर पाऊँ, मैं ये फिगर ड्रॉ कर पाऊँ एक ट्रांजिस्टर का, ठीक है। फर्स्ट डे जब मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया था तो वहां पे एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ था, उसको मैं एम्पलीफायर बोल रहा था। तो ये वही ब्लैक बॉक्स के अंदर का सर्किटरी है, ठीक है। क्या है उसके ब्लैक बॉक्स के अंदर का सर्किटरी है। अब इसके 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क की बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी पता है हमको 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क में 2 पोर्ट कनेक्शन करने के लिए बना होता है ताकि मैं एक्सटर्नल सर्किटरी वहां पे लगा सकूं, ठीक है। दूसरा क्या, पोर्ट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब क्या बनता है वो आपके लिए पोर्ट बनता है, अदरवाइज तो टर्मिनल ही बोलेंगे हम लोग, पोर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक। मैं क्या करता हूं जो उसका इनपुट पोर्ट है, ये वाला V1 I1 वाला क्या है मेरा इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट पे लगाता हूं मैं सोर्स नेटवर्क, इनपुट पोर्ट पे लगाता हूं मैं क्या सोर्स नेटवर्क, ठीक। तो एक सोर्स नेटवर्क कनेक्ट किया ऐसा मैं, सोर्स नेटवर्क मतलब क्या, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगेगा, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स लगा यहाँ पे सोर्स नेटवर्क की तरह, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए RS, इस वोल्टेज सोर्स का क्या इंपीडेंस, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मान के चल रहे हैं हम लोग। ये हो गया मेरे लिए VS, ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये क्या है मेरे लिए एक AC सोर्स है या फिर AC सिग्नल है, ठीक है। तो मैं क्या किया, इधर कनेक्शन कर दिया एक सोर्स नेटवर्क का, इधर कनेक्शन कर दिया मैं अपने लिए एक सोर्स नेटवर्क का। अब मुझे कहीं ना कहीं से आउटपुट भी लेना है, ठीक है। तो आउटपुट वैसे तो मैं ओपन सर्किट भी ले सकता हूं, है ना, वोल्टेज जो है ओपन सर्किट के अक्रॉस एग्जिस्ट कर सकता है बिल्कुल, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक लोड लगा लूंगा अपने लिए, एक रजिस्टिव लोड लगा लूंगा सिंपल मैं यहाँ पे अपने लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लोड नेटवर्क को भी कनेक्ट करता हूँ, ये मैं आपके लिए लोड नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया एक मैं रजिस्टेंस जिसके थ्रू लूंगा मैं आपके लिए आउटपुट, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे लिए आउटपुट वोल्टेज V0, एक्चुअली V0 और V2 आपको पैरेलल में दिख रहा है, दोनों सेम है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे लिए RL रेजिस्टेंस, ठीक। तो मैं क्या किया आपके लिए बेसिकली यहाँ पे आपके लिए मैं 2 नेटवर्क का कनेक्शन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए 2 नेटवर्क का कनेक्शन कर लिया, एक हो गया यहाँ पे सोर्स नेटवर्क, ठीक है, एक हो गया मेरे लिए यहाँ पे सोर्स नेटवर्क, और ये हो गया मेरे लिए क्या लोड नेटवर्क, ये हो गया मेरा लोड नेटवर्क, ठीक। फर्स्ट क्लास में जो मैं ब्लैक बॉक्स ड्रॉ किया था जिसको मैं एम्पलीफायर बोलता था, वो यहाँ पे ब्लैक कलर से बना सर्किटरी, ठीक है। इसी के लिए हम लोग पूरा पढ़ रहे थे अभी तक कि क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, H पैरामीटर को मैं क्यों सेलेक्ट करता हूँ, Z Y को सेलेक्ट क्यों नहीं करता हूँ, है ना, और कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व कर रहा है, पोर्ट कब बनेगा, हमको सब अच्छे से मालूम है अब, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमको ये भी मालूम कि जो हम लोग का हाइब्रिड नंबर होता है, जो हमारा मैट्रिक्स होता है HI HF HR HO, ठीक है, ये सारे जो मैट्रिक्स होता है आपके लिए ये कंडीशनल पैरामीटर है। HI मेरे लिए कंडीशनल इनपुट इंपीडेंस है, HI क्या है मेरे लिए कंडीशनल इनपुट इंपीडेंस है, ठीक है। मेरे लिए वो अनकंडीशनल इनपुट इंपीडेंस नहीं है, अनकंडीशनल इनपुट इंपीडेंस कंडीशनल इनपुट इंपीडेंस का फंक्शन होगा बस, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पे परफेक्टली कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया। अब अगर मुझे कॉमन एमिटर बोलना है इसको, अगर मैं कॉमन एमिटर बोलना चाहता हूँ तो ये जो HI है ये HI हो जाएगा, ये HI है वो क्या हो जाएगा आपके लिए HI हो जाएगा, ये HR आपके लिए HRE हो जाएगा, ये HF आपके लिए HFE हो जाएगा, क्लियर। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, वो तो हो जाएगा बाद में। एक जनरलाइज मॉडल बनाया, इसीलिए जनरलाइज मॉडल क्यों बनाया ताकि 3 बार सेम काम ना करना पड़े,
3 बार मुझको सेम इक्वेशन अप्लाई ना करना पड़े, इस कारण मैं आपके लिए जनरलाइज मॉडल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये नेटवर्क ड्रॉ किया मैं, ठीक है, आप लोग ड्रॉ कर लिए, सब लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो ये नेटवर्क ड्रॉ किया यहाँ पे मैं आपके लिए, मैं आपके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद इनका बचा हम लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 पोर्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पोर्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, 2 पोर्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, मतलब क्या, V1 I1 V2 I2 को इन्वॉल्व करके मैं इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ। 2 पोर्ट नेटवर्क पहले ट्रांजिस्टर ही है, पहले चीज क्लियर कर दूं आपको मैं, 2 पोर्ट नेटवर्क मेरे लिए ट्रांजिस्टर है, जो आपके लिए ब्लैक बोर्ड में आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, वही मेरे लिए 2 पोर्ट नेटवर्क है। जो ब्लू कलर से बनाया हूं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। तो 2 पोर्ट का इक्वेशन जो मैं ब्लैक कलर से फिगर ड्रॉ किया हूं उसी पे वैलिड रहेगा, ठीक है। तो 2 पोर्ट वोल्टेज मेरे लिए VS नहीं है, VS मेरा 2 पोर्ट वोल्टेज नहीं है, हो भी सकता है अगर पोर्ट कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन हम लोग उसको मान के नहीं चल रहे हैं। जो मेरे को कंफर्म है, कंफर्म क्या है कि V1 और I1 मेरे लिए एक पोर्ट है, V2 और I2 मेरे लिए एक पोर्ट है, उनको मान के मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ, उनको मान के यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। पहला इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा मेरे लिए, V1 इक्वल टू HI इंटू I1 प्लस HR V2, ठीक। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा मेरे लिए I2 इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2। ये 2 इक्वेशन मैं आपके लिए लिख लिया। ये क्या है मेरे लिए, 2 पोर्ट का इक्वेशन, ये क्या है मेरे लिए, 2 पोर्ट का इक्वेशन है, ठीक है। अगर एक कॉमन अमीटर होता, सपोज करो एक कॉमन अमीटर होता, तो V1 मेरे लिए VBE से रिप्लेस हो जाता, V2 मेरे लिए VCE से रिप्लेस हो जाता। समझ में आई बात, ठीक है। I1 मेरे लिए IB बन जाता, I2 मेरे लिए IC बन जाता, बस, ठीक है। इस कारण स्टार्टिंग में जनरलाइज मान के चल रहा हूँ, क्लियर। तो सब लोग ये नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे, ये दोनों इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सारे पैरामीटर को डिराइव करके देखेंगे, क्लियर। तो सब लोग इंटरनल पैरामीटर का डेरिवेशन, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको इंटरनल पैरामीटर पता है ट्रांजिस्टर का, तो आप एक्सटर्नल बहुत आसानी से निकाल लोगे। इनफैक्ट हम लोग बिना इंटरनल कैलकुलेट के एक्सटर्नल निकाल भी चुके हैं, जहाँ पे हम लोग आपका पूरा AI कैलकुलेट कर लिए थे, AV कैलकुलेट कर लिए थे, AVS कैलकुलेट कर लिए थे, AI डैश कैलकुलेट कर लिए थे, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल वोल्टेज गेन के बीच में रिलेशन निकाले थे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इंटरनल करंट गेन के बीच में एक्सटर्नल करंट गेन के बीच में रिलेशन निकाल लिए थे, है ना। तो इंटरनल वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अब सब लोग क्या करो, पेन वेन रख दो, बढ़िया आराम से देख लेना कैसे हो रहा है, उसके बाद कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, 4 पैरामीटर्स होते हैं, है ना, 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक आपका होता है वोल्टेज गेन, एक होता है आपका करंट गेन, एक होता है आपका इनपुट इंपेडेंस, एक होता है आपका आउटपुट इंपेडेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में मैं डिराइव करूंगा, जिस सीक्वेंस में मैं डिराइव करूंगा, आपको एग्जाम में भी उसी सीक्वेंस में डिराइव करना है। अगर इस सीक्वेंस में आप डिराइव करोगे AI AV RI R0 को, तो आप कभी भी फंसोगे नहीं, कभी भी आप फंसोगे नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको, सबसे पहले तो मैं आपके लिए करंट गेन डिराइव करूंगा, सबसे पहले मैं आपके लिए क्या करूंगा, करंट गेन को डिराइव करूंगा। करंट गेन मतलब क्या, इंटरनल करंट गेन, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरा ये RL है यहाँ पे, ठीक है, इस RL से एक करंट फ्लो कर रहा है, बोला मैं, इस RL से एक करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को मैं बोल रहा हूं आपके लिए IL। इस करंट को क्या बोल रहा हूं मैं, IL। अगर ध्यान से आप नेचर देखो लोड सर्किट का, लोड सर्किट का नेचर मतलब क्या, सिंपल एक RL लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल एक RL लगा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि I2 और IL एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन अपोजिट है। I2 और IL क्या है, एक दूसरे के इक्वल है मगर अपोजिट है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, V0 की वैल्यू, V0 की वैल्यू आपके लिए IL इंटू RL होगी क्या, V0 की वैल्यू IL इंटू RL होगी, ठीक है। आपको ये भी पता है कि IL और I2 एक दूसरे के अपोजिट है, पता है आपको ये ऑलरेडी, ठीक। तो मैं क्या किया, V0 का वैल्यू लिखा ऐसा, V0 को लिख दिया मैं माइनस I2 इंटू RL, V0 को लिख दिया मैं माइनस I2 इंटू RL, करेक्ट है ये, ठीक है। तो 3 इक्वेशन मेरे लिए मैटर करने वाला, एक तो हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन, इसको मार्क किया मैं आपके लिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है। 3 इक्वेशन मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फर्स्ट यहाँ पे करंट गेन, फर्स्ट लिखूंगा मैं आपके लिए यहाँ पे करंट गेन, इंटरनल करंट गेन, ठीक है। फर्स्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे आपके लिए इंटरनल करंट गेन, इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं कैपिटल AI से। इंटरनल करंट गेन की बात करने वाला हूं, ठीक है। इंटरनल करंट गेन की बात करने वाला हूं मतलब क्या, जब भी मैं इंटरनल मेंशन किया, मतलब आपका सोर्स नेटवर्क और लोड नेटवर्क वहां पे इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। इंटरनल मेंशन किया अगर मैं, तो सोर्स नेटवर्क और लोड नेटवर्क वहां पे इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। अगर मैं एक्सटर्नल बोला या टोटल बोला, मतलब मेरे लिए सोर्स और लोड दोनों इन्वॉल्व होने वाला है, क्लियर। इनके बीच में और भी एक आध दो इनपुट आउटपुट इंपेडेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से सीरीज पैरेलल करके निकाल सकते हो, ठीक है। आप देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपके सोर्स का नेचर कैसा है, वो डिपेंड करता है आपके लोड का नेचर कैसा है। इस जगह देखे थे आप फर्स्ट वाले केस में, जहां पे आपका इंटरनल वोल्टेज गेन और एक्सटर्नल वोल्टेज गेन डिफरेंट आ रहा था, उसको
डिफरेंस क्या था वहां पे, आपके सोर्स का नेचर वहां पे डिफरेंट था, ठीक है। एक सेकंड केस में आप देखे थे जहां पे आपका आरसी और आरएल पैरेलल में आ गया था, तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल करंट गेन चेंज हो गया था, ठीक है। तो वो सोर्स और लोड के इक्वेशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या, अगर मैं इंटरनल बोल रहा हूं तो ना मेरा सोर्स इन्वॉल्व रहेगा ना मेरा लोड इन्वॉल्व रहेगा। अगर मैं एक्सटर्नल या टोटल बोल रहा हूं तो मेरा सोर्स भी इन्वॉल्व रहेगा और मेरा लोड भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। अब जब भी मैं करंट गेन की बात करता हूं तो करंट गेन को हमेशा मैं लोड करंट से डिफाइन करता हूं, करंट गेन को हमेशा मैं लोड करंट से डिफाइन करता हूं। बट एक्चुअली यहां पे क्योंकि मैं इंटरनल बोल रहा हूं, इस कारण लोड यहां पे कोई रोल प्ले नहीं करने वाला है। अगर मैं इंटरनल बोल रहा हूं तो लोड यहां पे कोई भी रोल प्ले नहीं करने वाला है। तो मैं AI की वैल्यू लिखूंगा आपके लिए I2 बाय I1, लेकिन एक माइनस साइन रहेगा क्योंकि I2 मेरे लिए क्या है, I2 मेरे लिए पोर्ट करंट है, IL मेरे लिए क्या है, लोड करंट है। पोर्ट करंट हमेशा पोर्ट से अंदर ही जाता है, लोड पोर्ट करंट हमेशा आपके लिए अंदर ही आता है। तो I2 क्या है मेरे लिए, पोर्ट करंट है, और IL आपके लिए क्या है, लोड करंट है, ठीक। ये क्या है आपके लिए, लोड करंट। और लोड करंट और पोर्ट करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, चाहे आप नेटवर्क की बात करो चाहे आप एनालॉग सर्किट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मुझको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, मुझको I2 और I1 का रेशो कैलकुलेट करना है। मुझको फिलहाल क्या करना है आपके लिए, I2 और I1 का रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं I2 और I1 का रेशो कैलकुलेट करता हूं। मैं एक काम करता हूं, मुझको वैसे भी IL से मतलब नहीं, वहां पे माइनस क्यों लगाया हूं मैं, क्योंकि आपका करंट गेन लिखने का स्टाइल ही ऐसा होता है, हमेशा उसको आप लोड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हो। आपको हमेशा मालूम है कि पोर्ट करंट और लोड करंट एक दूसरे के अपोजिट होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मुझको I2 और I1 का रेशो कैलकुलेट करना है एनी हाउ, ठीक है। आपको कुछ भी स्टेप्स वगैरह याद नहीं रखना है, आपको बेसिक डेफिनेशन पता हो कि करंट गेन का क्या होता है। वहां पे माइनस क्यों लगाते हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, माइनस क्यों लगाते हैं वहां पे करके, ठीक है। तो अब क्या टारगेट है मेरा, I2 और I1 का रेशो मैं कैलकुलेट कर डालू। मैं क्या करता हूं आपके लिए, सेकंड वाले इक्वेशन को कंसीडर करता हूं। सेकंड वाले इक्वेशन में मुझको I2 भी दिख रहा है, I1 भी दिख रहा है ना। तो मुझको बस V2 एलिमिनेट करना है। सेकंड वाले इक्वेशन में मुझको I2 भी दिख रहा है, I1 भी दिख रहा है, मुझको बस V2 को एलिमिनेट करना है। अगर मैं V2 को एलिमिनेट करूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। मैं क्या करता हूं, अपने सेकंड वाले इक्वेशन को लिखता हूं। सेकंड वाला इक्वेशन क्या है मेरे लिए, I2 इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2, ठीक है। I2 से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, I2 तो होना ही चाहिए क्योंकि मुझको I2 बाय I1 का रेशो चाहिए ना, तो I2 तो होना ही चाहिए। I1 से ही मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, HF तो वैसे भी एक कांस्टेंट नंबर है, H0 भी एक कांस्टेंट नंबर है। बच क्या रहा है, V2 बच रहा है मेरे लिए। मुझको V2 को एलिमिनेट करना है। मुझको V2 को कैसा एलिमिनेट करना है, सो दैट मुझको V2 या तो I2 के फॉर्म में मिल जाए या तो मुझको I1 के फॉर्म में मिल जाए। अपने थर्ड इक्वेशन देखो आप, V0 कैसा दिख रहा है आपको, V0 ही V2 के बराबर है ना। एक्चुअली आप देखो अपने फिगर में तो V0 बराबर आपके लिए क्या है, V2 है। दोनों वोल्टेज क्या है आपके लिए, पैरेलल में। देखो ये V0 और V2 बराबर, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे V0 की वैल्यू लिख चुका हूँ माइनस I2 RL, और V0 और V2 तो सेम है, तो V2 भी यही होगा क्या, माइनस I2 RL, ठीक। तो पुट करता हूँ यहाँ पे V0 इक्वल टू V2 एंड V2 इक्वल टू माइनस I2 RL, ठीक है। I2 तो मुझे चाहिए था, I2 तो मुझे चाहिए ना, और RL वैसे भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट नंबर अगेन आपके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे लिए इक्वेशन, I2 इक्वल टू HF I1 प्लस H0 इंटू माइनस I2 RL, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा मुझको, I2 इक्वल टू HF I1 माइनस H0 I2 RL, ठीक। इस माइनस वाले टर्म को एक तरफ ले आता हूं, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, I1 को एक तरफ ला रहा हूं और I2 वाले टर्म को एक तरफ रख रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या किया, इसको यहां पे ले आया, तो ये हो गया मेरे लिए I2 प्लस H0 RL I2 इक्वल टू HF I1, ठीक है। यहां से I2 कॉमन निकाल लेता हूं, ये I2 कॉमन निकाला, यहां से मैं I2 कॉमन निकाला तो ये हो गया 1 प्लस HO RL और ये हो गया HF I1। अब ये हो गया मेरे लिए I2 बाय I1 इक्वल टू HF अपॉन 1 प्लस HO RL। I2 बाय I1 मिल गया, I2 बाय I1 मुझको मिल गया, बस एक माइनस साइन लगाना है इसमें, ठीक है। क्योंकि AI क्या डिफाइन किया हूं मैं, माइनस I2 बाय I1, तो AI क्या हो गया मेरे लिए, AI बराबर हो गया मेरे लिए माइनस HF अपॉन 1 प्लस HO RL, ठीक है। ये मुझको मिल गया करंट गेन का वैल्यू, इंटरनल करंट गेन का वैल्यू, ठीक है। अब अगर मुझको पूछा होता क्वेश्चन में कि आप AI बताओ कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आप AI बताओ मुझको कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं लिख देता सीधा अपने लिए माइनस HFE अपॉन 1 प्लस
HOERL, ठीक है। ये किसके लिए हो गया मेरे लिए, ये हो गया मेरे लिए कॉमन अमीटर विदाउट RE, कॉमन अमीटर विदाउट RE। मैं पहले बोला हूं RE वाले केस को, जब RE एग्जिस्ट करेगा उसको मैं अलग से एंड में डिस्कस करूंगा, वो स्पेशल केस होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई पूछा कि AI बताओ आप कॉमन कलेक्टर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए माइनस HFC अपॉन 1 प्लस HOCRL, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के लिए करंट गेन, ठीक है। अगर वही मैं बोलूं कॉमन बेस के लिए, तो ये हो जाएगा मेरे लिए AI इक्वल टू माइनस HFB अपॉन 1 प्लस HOB इंटू RL, ठीक। ये किसके लिए हो गया, कॉमन बेस के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, कॉमन बेस CB एम्पलीफायर। कौन सा करंट गेन है ये, इंटरनल करंट गेन है। कौन सा करंट गेन है, इंटरनल करंट गेन है। सिंपल था, है ना, एकदम सिंपल था। बस आपको प्रॉपर फॉर्म में सोचते रहना है, आपको कुछ याद नहीं रखना है। बहुत ज्यादा आप याद रखने में टेंडेंसी मत रहो। मेरे को लगता है अगर किसी को KCL KVL स्ट्रॉन्ग है तो उसको ये फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है। यहाँ से यहाँ वो 20 सेकंड में आ सकता है, मुश्किल से 20 सेकंड में, है ना। अगर ये फिगर ड्रॉ कर लिया है वो, तो यहाँ से यहाँ बिल्कुल वो 20 सेकंड में आ सकता है एग्जाम के दिन में, है ना। तो किसी को इसको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है आप 2-3 बार एनालॉग सर्किट पढ़ दिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगा वो, है ना। जैसे मैं बहुत बार पढ़ा लिया तो मेरे को याद है ना, लेकिन मैं इंटेंशनली कभी याद नहीं किया, तो आपको भी इंटेंशनली कभी याद नहीं करना। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को मालूम था कि मेरे को यहाँ से यहाँ आने में हार्डली 60 सेकंड लगेगा, तो भाई मैं याद करके क्यों अपना मेमोरी वेस्ट करूँ, है ना। मैं वहाँ पे 60 सेकंड वेस्ट कर लूंगा, वो बेटर रहेगा, क्योंकि याद रखने से प्रेशर बढ़ता है। इनपुट इम्पिडेंस, इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस, ठीक। इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस की बात करने वाला हूँ, मतलब मैं आपके लिए RI की बात करने वाला हूँ, ठीक है। इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस की बात करूँ, जब भी मैं इंटरनल वर्ड मेंशन किया, मतलब ना मेरे लिए वहां पे लोड इन्वॉल्व होने वाला है, ना मेरे लिए वहां पे सोर्स इन्वॉल्व होने। अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे एक एरो, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एक एरो बनाऊंगा आपके लिए RI देखने के लिए। ये होगा मेरे लिए RI। यहाँ से जो मैं इंपेडेंस देखूंगा ये मुझे क्या दिखेगा, RI के बराबर दिखेगा, ठीक है। अगर मैं RI की वैल्यू लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा, RI को V1 बाय I1 लिखूंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इंटरनल के लिए कंसर्न हूँ, है ना, एक्सटर्नल के लिए कंसर्न नहीं। तो R1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, R1 हो जाएगा मेरे लिए V1 बाय I1 एंड नो कंडीशन, एंड नो कंडीशन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं आपको V2 को 0 करने बोल रहा हूँ या I2 को 0 करने बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अनकंडीशनल है, ये क्या है आपके लिए, अनकंडीशनल इनपुट इंपिडेंस है, ठीक। अब देखो मुझे क्या निकालना है, V1 और I1 का रेशो निकालना है। V1 और I1 का रेशो मुझको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। दो ही इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, दोनों को देखा मैं, फर्स्ट वाले में V1 भी है I1 भी है, V2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। V2 को एलिमिनेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है। सेकंड वाले को देखा I2 है I1 है V2 है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है उससे, है ना, बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक। तो मैं कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया मैं आपके लिए। ये क्या हो गया मेरे लिए, V1 इक्वल टू HI इंटू I1 प्लस HR इंटू V2, ठीक है। V2 की वैल्यू पुट करता हूँ, बाकी सब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बाकी सब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऑलरेडी मालूम है। अगर मैं RI कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कंफर्म फंक्शन आएगा HI का। अगर मैं RI कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कंफर्म फंक्शन आएगा HI होगी। HI तो क्या होता है मेरे लिए, कंडीशनल इनपुट इंपेडेंस होता है। RI क्या है मेरे लिए, अनकंडीशनल इनपुट इंपेडेंस। तो इसको स्टार्टिंग से ये मालूम है कि जो मेरा RI है ये आपके लिए HI का फंक्शन आएगा, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, V1 इक्वल टू HI I1 प्लस HR प्लस HR माइनस I2 RL, ऐसा लिखता हूं मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं किया, उसको मैं वहां पे वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो ये हो जाएगा मेरे लिए V1 HI I1 माइनस HR I2 RL। पूरे इक्वेशन को मैं I1 से डिवाइड कर देता हूँ, पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, I1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे लिए V1 बाय I1, एक्चुअली मुझको यही चाहिए था, है ना, मुझे क्या चाहिए था, V1 बाय I1। ये हो गया मेरे लिए HI, सिर्फ HI, क्योंकि I1 I1 कैंसिल हो गया, ठीक। इधर क्या आ जाएगा, HR I2 बाय I1, HR I2 बाय I1 इंटू RL। इस पूरे इक्वेशन को क्या किया मैं आपके लिए, I1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। V1 बाय I1 मुझको चाहिए था, V1 बाय I1 ही मेरे लिए क्या है, RI है, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, HI प्लस, देखो प्लस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, प्लस HR RL माइनस
I2 बाय I1 और माइनस I2 बाय I1 को मैं पहले डिफाइन कर लिया था, ये क्या था मेरे लिए AI करंट गेन, ठीक है। तो इनपुट इंपेडेंस क्या हो गया मेरे लिए, इनपुट इंपेडेंस आ गया मेरे लिए HI प्लस HR AI इंटू RL, ये क्या आ गया मेरे लिए अनकंडीशनल इनपुट इंपेडेंस, और आपको क्लियरली दिख रहा है जो आपका RI है ये फंक्शन ऑफ HI है, ठीक है। अगर आपको लिखना है कॉमन अमीटर के लिए तो आपका RI हो जाएगा HIE प्लस HRE AI RL, ठीक। अगर आपको RI लिखना है कॉमन कलेक्टर के लिए तो HIC प्लस HRC AI RL, अगर आपको लिखना है कॉमन बेस के लिए तो ये हो जाएगा HIB प्लस HRB AI RL, ठीक। ये हो गया आपके लिए कॉमन अमीटर विदाउट RE, ठीक। पहले बोला RE वाला स्पेशल केस होगा आपके लिए, ये हो जाएगा कॉमन कलेक्टर, ये हो जाएगा आपके लिए कॉमन बेस, क्लियर। तो थोड़ा सा आपके लिए AI आपको हेल्प कर दिया किसमें, RI निकालने में। एकदम सिंपल था ये वाला भी आपके लिए, है ना, एकदम ही सिंपल था। इंटरनल वोल्टेज गेन बोला मैं आपके लिए AB, ठीक है। इंटरनल वोल्टेज गेन क्या होगा बताओ, V2 बाई V1। मैं इंटरनल वर्ड मेंशन कर रहा हूं, मतलब ना लोड इन्वॉल्व होने वाला है ना सोर्स इन्वॉल्व होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए इंटरनल वोल्टेज गेन V2 बाय V1, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस एकदम प्रॉपर करने बोला था कि पहले आप क्या करो, अपना करंट गेन कैलकुलेट कर लो, फिर इनपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करना, फिर वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका एडवांटेज लेंगे हम लोग, ठीक है। AV को लिखा मैं, V2 को लिख देता हूं मैं माइनस I2 RL V1, ठीक है। ध्यान से देखना क्या लिख दिया इसको मैं, माइनस I2 RL बाय V1, ठीक है। यही है मेरा वोल्टेज गेन, ठीक है। यहाँ माइनस साइन क्यों आया सबको क्लियरली दिख रहा है ना। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि मैं V2 को लिखा हूँ माइनस I2 RL, ठीक है, क्योंकि ये क्या है मेरा पोर्ट करंट I2 एक्चुअली, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा V1 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, है ना, मेरे लिए लिखा हुआ है यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या V1, ठीक। इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं I1, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं आपके लिए I1। अब I1 मल्टीप्लाई किया हूँ तो I1 को डिवाइड भी करना पड़ेगा, I1 मल्टीप्लाई किया हूँ तो इसको मैं ये डिवाइड भी कर दिया I1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस I2 बाई I1 AI, V1 बाई I1 RI, तो मेरे लिए क्या हो गया वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन हो गया मेरे लिए माइनस I2 बाई I1 को क्या लिख दिया मैं आपके लिए AI RL अपॉन RI, ठीक, खत्म। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये हो गया आपका वोल्टेज गेन। आप उसका करंट गेन निकाल लो, आप उसका इनपुट इंपेडेंस निकाल लो, आप उसका RL तो दिया जाएगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेमोराइज वाला पार्ट नहीं करना है ना, दिमाग में भरने से भूल जाते हैं चीज़ों को, ऐसा मैं तो भूल जाता हूँ, है ना। तो आपको ज़्यादा याद रखने की टेंडेंसी नहीं रखना है, आपको सब तुरंत तुरंत निकल जाए, बस प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करो। क्वेश्चन में भी आपको चारों पूछा है तो आप क्या करोगे, पहले आप इनपुट करंट गेन निकालोगे, उसके बाद आप इनपुट इंपेडेंस निकालोगे, उसके बाद आप वोल्टेज गेन निकालोगे। क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आप कभी कुछ भूलोगे नहीं। अब मैं लिखने वाला हूं आपके लिए यहाँ पे इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस, मैथमेटिक्स वाइज सबसे लंबा आपके लिए हो सकता है, लेकिन बेसिकली है बहुत आसान, बस आपको पता हो कि क्या करना है एग्जैक्टली आपको, है ना, एग्जैक्टली क्या करना है आपको। यहाँ पे एक आपको इंपेडेंस देखना है, यहाँ से ये हो जाएगा मेरे लिए R0 के बराबर, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए R0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक इंपेडेंस देखने वाला हूँ, ठीक। जब मैं यहाँ से इंपेडेंस देख रहा था, जब मैं यहाँ से इंपेडेंस देख रहा था तो मेरा कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स इन्वॉल्व नहीं था। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट सोर्स मेरे पीछे, है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स कहाँ था मेरे पीछे था, इस कारण मेरे कोई वो टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझको 3 सोर्स दिख रहे हैं, 1 2 और 3, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, ये तो डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स कोई काम नहीं होता थेवेनिन, डिपेंडेंट सोर्स को आप कभी भी रिप्लेस नहीं करते हो, डिपेंडेंट सोर्स को कभी भी आप रिप्लेस नहीं करते। थेवेनिन थ्योरम में आप इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 करते हो या फिर उसके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस करते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जब आपके लिए R0, तो R0 क्या होगा यहाँ पे V2 बाय I2, करेक्ट है क्या, करेक्ट है ये, गलत है ये। व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्स इक्वल टू 0 मतलब Vs इक्वल टू 0, क्लियर हुआ। जब मैं यहां से देख रहा हूं एक्चुअली सारे इक्विवेलेंट इंपेडेंस थेवेनिन इंपेडेंस ही होते हैं या थेवेनिन रेजिस्टेंस ही होते हैं, लेकिन जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं आगे देख रहा हूं, आगे देख रहा हूं तो आगे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, इस कारण Vs 0 रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं यहां पे खड़ा हूं तब मुझको एक Vs दिख रहा है, तब मुझको एक इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है, उसको 0 करना पड़ेगा, उसको मुझको क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तब क्या हो गया, मेरा सर्किट थोड़ा सा चेंज हो गया। सर्किट कैसे चेंज हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा मेरे लिए क्या पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट, ठीक।
तो एक नया फिगर ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में आप, ये पूरा का पूरा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। पहले देख लो, उसके बाद में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो अब हो गया मेरे लिए शॉर्ट सर्किट। अब मैं देख रहा हूँ आपके लिए इंपिडेंस की वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आउटपुट में अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा इंपिडेंस का वैल्यू। सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ V2 I2, ठीक है। V2 by I2 क्या है मेरे लिए इंपिडेंस का वैल्यू, कब, जब आपका VS 0, बिल्कुल VS को 0 कर दिया मैं, VS को मैं 0 कर दिया, ठीक। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से इक्वेशन, मैं लिखता हूँ आपके लिए I2 इक्वल टू HF I1 प्लस HO V2। निकालना क्या है मुझको, V2 और I2 निकालना है। I1 की वैल्यू चाहिए, अगर मैं I1 को एलिमिनेट कर लिया यहाँ पे तो मेरा काम बन जाएगा, फिर मैं रेशो लिख डालूंगा, है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के। मुझको क्या करना है, I1 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो I1 कहाँ पे फ्लो कर रहा है, I1 कहाँ फ्लो कर रहा है, इस लूप में फ्लो कर रहा है। देखो ये I1 एकदम सिंगल लूप है, तो पूरे सर्किट में आपके लिए I1 ही फ्लो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले आपके लिए I1 करना है। तो करता हूँ इनपुट वाले लूप में मैं लगाता हूँ आपके लिए KVL, ठीक है। अप्लाइंग KVL इन इनपुट लूप, ठीक। क्लियर आपको यहीं से, क्लियर आपको ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये कि आपको बस I1 को एलिमिनेट करना है। I1 को एलिमिनेट करते ही आपका काम बन जाएगा, आपको यहीं से पता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे KVL अप्लाई करता हूँ। KVL क्या होगा यहाँ पे, 0 VS तो 0 हो गया, सबसे पहले लिखूंगा मैं 0, 0 प्लस I1 इंटू HI, 0 प्लस I1 इंटू HI प्लस HR प्लस I1 इंटू RS, ठीक है। I1 इंटू RS भी आएगा, देखो ये हो गया I1 इंटू RS। किसी को ये सोर्स फ्री नेटवर्क ना लगे, किसी को ये सोर्स फ्री नेटवर्क ना लगे कि यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, नहीं, यहाँ पे एक सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एक सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। वो सोर्स क्या है, HRV2, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स ही तो है ना। तो यहाँ पे एक सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, I1 इंटू RS प्लस HRV2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से I1 की वैल्यू, तो I1 को यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया HI प्लस RS इक्वल टू HRV2, यहाँ लग गया माइनस साइन, तो I1 की वैल्यू आ गई मेरे लिए माइनस HRV2 अपॉन HI प्लस RS, ठीक है। अब I1 की वैल्यू को पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो I1 की वैल्यू आई है उसको फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे लिए I2 इक्वल टू HF इंटू माइनस HRV2 अपॉन HI प्लस RS प्लस H0 इंटू V2, ठीक। उसको निकालना क्या है, V2 बाय I2 का रेशो V2 बाय I1 का रेशो निकालना है। अगर मैं यहाँ से V2 को कॉमन निकाल लूँ, है ना, तो ये हो जाएगा मेरे लिए I2 बाय V2, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए HF HR माइनस HI प्लस RS, ठीक। ये V2 को नीचे ले आया, इधर भी V2 था, ये भी नीचे आ गया कॉमन होके, ठीक है, प्लस H0। I2 बाय V2 को क्या बोल सकता हूँ, Y0 बोल सकता हूँ, R0 नहीं तो Y0 बोल सकता हूँ। V2 बाय I2 मेरे लिए होता है R0, तो I2 बाय V2 क्या हो जाएगा मेरे लिए Y0। V2 बाय I2 इंपेडेंस रेजिस्टेंस होता है, तो I2 बाय V2 क्या हो जाएगा आपके लिए एडमिटेंस हो जाएगा। तो ये निकल गया मेरे लिए, ये हो गया मेरे लिए Y0। Y0 को मैं लिख सकता हूँ H0 माइनस HF HR अपॉन HI प्लस RS। ये क्या हो गया मेरे लिए आउटपुट एडमिटेंस, ये क्या हो गया मेरे लिए आउटपुट एडमिटेंस, ठीक। ये हो गया मेरे लिए आउटपुट एडमिटेंस। अगर मुझको आउटपुट रेजिस्टेंस चाहिए तो जो भी ये वैल्यू आई होगी इसका उल्टा कर देना, जो भी ये वैल्यू आई होगी क्या कर देना, उसका उल्टा कर देना, ठीक है। अब ये कॉमन बेस के लिए पूछा है कि कॉमन अमीटर के लिए पूछा है, उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, Y0 ही निकालना है। अगर आप R0 करें तो इक्वेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आपको बोल जाएगा R0 तो बिल्कुल निकाल देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर देना, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो Y0 क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अगर कॉमन अमीटर के लिए लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा HOE माइनस HFE HRE अपॉन HIE प्लस RS, ठीक। Y0 हो जाएगा HOC माइनस HFC HFE अपॉन HIC प्लस RS, ये सब C है ना, ये हो गया आपके लिए C, ठीक। कॉमन बेस पे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा HOB इक्वल टू माइनस HFB HRB HRB अपॉन HRC प्लस RS, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए 3 इक्वेशन।
ये हो गया आपके लिए कॉमन एमीटर विदाउट आरई, ठीक, ये हो गया कॉमन कलेक्टर, ये हो गया आपके लिए कॉमन बेस। क्लियर? तो इस तरीके से आप चारों डिराइव कर सकते हो। कुछ टफ था क्या इसमें? कुछ भी टफ नहीं था, सिंपल सिंपल आपको लगाना था, मैथमेटिक्स है ना, तो इतना आपको याद रहे। ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, आपको एग्जाम में डिराइव करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से करना, जो सीक्वेंस में रखा हूँ वही सीक्वेंस रखना, इससे कि आपका एक आधी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करो उसको। अभी चारों पैरामीटर्स इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे HI भी था, HF भी था, HR भी था, H0 भी था। ठीक है, ऐसे एनालिसिस को जहाँ पे आपके सारे के सारे मतलब चारों के चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट एनालिसिस। ठीक है, एग्जैक्ट एनालिसिस का वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट एनालिसिस। एक होता है आपका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी होता है, आपके लिए एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी होता है। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का भी यूज करना आना चाहिए। मैक्सिमम टाइम सीएसबीटी में वैसे एग्जैक्ट एनालिसिस क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कहीं पे अगर आप फंस रहे हो न्यूमेरिकल वगैरह में तो आप लोड रेजिस्टेंस की हेल्प से थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि आपको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस अप्लाई करना है कि नहीं करना है। एक आधी बार 10 मार्क्स से क्वेश्चन भी आए हुए हैं सीएसबीटी में, जहां पे वो बोलता है कि पहले आप एग्जैक्ट एनालिसिस कर डालो, जो कि अभी कराया मैं आपको, है ना, उसके बाद बोलते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी कर डालो, है ना। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं आपका कि एग्जैक्ट एनालिसिस की कंडीशन लिखो आप और आपके अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की कंडीशन लिखो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने पैरामीटर डिराइव किए हम लोग अपने, है ना, इन सारे पैरामीटर को हम लोग क्या करते हैं आपके लिए एग्जैक्ट एनालिसिस अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी डिराइव करके देखते हैं। ठीक है,